हमने इतने प्रधानमंत्री देख लिए, हमने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी देख लिए, और इतना काल देखने के बाद जब हम 75 साल बाद कोई कहता है कि नेहरू ऐसे थे, नेहरू वैसे थे, नेहरू क्या थे, तो लगता है हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम किसके समीक्षा कर रहे हैं? क्या हमारा स्तर है कि हम उस शख्स की समीक्षा कर सकें जो निर्माता है, जिसके कारण आज हम बोल पा रहे हैं, जिसके कारण हम आज खा पा रहे हैं, जिसके कारण आज हम जी पा रहे हैं? मैं इतनी बड़ी बात कहता हूं। मैं जब भाग्य विधाता कहता हूं भारत का, तो ऐसे नहीं कहता हूं। वो भारत का निर्माता था, ऐसे ही नहीं कहता हूं। थोड़ा सा इतिहास पे आऊंगा, फिर बात करता हूं। जिस समय हमें आजाद हुआ भारत मिला, उस समय भारत में था क्या? 176 करोड़ की जीडीपी थी, कंगाल भारत था, खजाने में चमन्नी नहीं थी, और इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। हालात ये थे कि खाने के लिए अनाज नहीं था, भुखमरी इस कदर थी कि अमेरिका का सड़ा अनाज हमारे यहाँ आता था और उससे पेट भरता था। लोगों के पास रोजगार नहीं था। चंद लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की नौकरी करके किस तरीके से करते थे, वही साहब बाबू साहब कहलाते थे। शेष पूरा हिंदुस्तान, 36 करोड़ का वो हिंदुस्तान, जिसमें चंद लाख को छोड़कर, सब करोड़ भी नहीं, चंद लाख लोगों को छोड़ के सारे भुखमरी और गरीबी के हालात में, वह हिंदुस्तान था जहां 99% लोग भुखमरी और दूसरी चीजों का शिकार किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं। वह हिंदुस्तान आजाद हुआ था और उसे भारत बनाया, इंडिया, दैट इज भारत। और जब इंडिया बना, तब आप सोचिए लोग क्या कहते हैं, ये बांट दिया, ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया। हुजूर, जो देश मिला था, वो देश कोई एक देश नहीं मिला था कि ये हिंदुस्तान, इतनी रियासतें थी, और जो 650 रियासतें थी, उन रियासतों को कैसे जोड़ के भारत के साथ जोड़ना है, यह चुनौती थी। तो उन्होंने भारत नहीं बांट दिया, भारत बांटा उन नफरती लोगों ने, जो कोई हिंदू करता था, कोई मुसलमान करता था, यानी कोई आरएसएस और हिंदू महासभा का गीत करता था, तो कोई मुस्लिम लीग के साथ खड़ा था, और साथ ही वो मिलकर 3 राज्यों में सरकार चला रहे थे। जब 3 राज्यों में आप सरकार चला रहे थे, फिर आप ही कह रहे हो एक साथ नहीं रह सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में, जो ज्वाइंट सरकार थी आरएसएस और उनकी हिंदू महासभा की, उस सरकार में डिप्टी सीएम थे, वित्त मंत्री थे। तो वो दौर याद करिए। और उसके बाद आप कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत में आप मंत्री बने हुए थे, और फिर कहते हैं, तब आता है कि आप क्या बात करते हैं। चलिए छोड़िए, उस पर बहुत नहीं बात करूंगा। उन्हें जो करना था उन्होंने किया, देश से टूटकर एक नया देश बना पाकिस्तान। उसने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। आज आप रोज खबर पढ़ते होंगे कि पाकिस्तान में खाने के लिए अनाज नहीं रह जा रहा है, या कहीं आप पढ़ते होंगे कि उसको कर्ज नहीं मिल पा रहा है, या यह भी एक सत्य है कि उनके नोट की वैल्यू और हमारे नोट की वैल्यू जमीन आसमान का अंतर है, और न जाने क्या क्या। नोट जब देश आजाद हुआ था तो दोनों का बराबर थी करेंसी, लेकिन वो मुस्लिम राष्ट्र बनके बर्बाद हुए, वहां कुछ बना नहीं, और कई दशकों तक वहां संविधान नहीं बन सका, इतनी विडंबना थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। उन्होंने जो संविधान सभा का गठन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, उस संविधान सभा में प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरी मेहनत की, और सबने मिलकर इस देश के एक शानदार संविधान बनाया। वो संविधान जिसमें सबको समेटता है, एकता में अखंडता उस संविधान में दिखाई देती है। तो जब हमें विविधता में एकता दिखाई देती है, अखंडता दिखाई देती है, तब हम नेहरू को याद करते हैं। यदि उन्होंने सही लोगों का चयन न किया होता तो शायद यह स्थिति नहीं होती। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के सुदृढ़ सदस्य, जिन्हें पंडित नेहरू 1 अगस्त 1947 को चिट्ठी लिखते हैं कि आप हमारे मंत्रिमंडल के स्थायी सुदृढ़ सदस्य हैं, लेकिन औपचारिकता बस आपको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि आप हमारे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रण दे रहे हैं। तो सरदार पटेल क्या लिखते हैं कि आपकी हमारी जो इतने वर्षों की अखंड अटूट मित्रता है, प्रेम है, उस प्रेम के बाद इन औपचारिकताओं की कोई वजह नहीं रह जा सकती। आप हमारे नेता हैं, और मैं आपके साथ आपके मंत्रिमंडल में आकर आजीवन अशेष जीवन आपके प्रति वफादारी और वो प्रदान करूंगा। आप जैसा त्याग और बलिदान करने वाला कोई और दूसरा शख्स इस देश में है ही नहीं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए उन सबको छोड़ दीजिए। अब आइए, जब हिंदुस्तान मिला, हिंदुस्तान ने बनाने के लिए कुछ नहीं था। कैसे बनाएंगे? पैसा है नहीं, कैसे बनाएंगे? मशीनरी है नहीं, कैसे बनाएंगे? टेक्नोलॉजिस्ट है नहीं, कैसे बनाएंगे? कि वो अंग्रेजी हुकूमत वाली ब्यूरोक्रेसी थी, सब कुछ बनाना था, व्यवस्थाएं बनानी थी, कैसे बनाएंगे? कहां से बनाएंगे? लेकिन वो रोना नहीं रोए कि 150 साल अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे पास क्या है, हम तो लुटे पीटे हैं। उसके पहले हजारों साल जो है तमाम मुस्लिम आक्रांताओं ने और राजाओं ने शासन किया, हमारे पास कुछ है नहीं। उन्होंने ये रोना नहीं रोया, उन्होंने किसी का पिछला हवाला ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें जो मिला है, जब तक इस देश के एक भी व्यक्ति के आंख में आंसू है, हमारा आजादी का काम पूरा नहीं होगा। और उन्होंने वह काम शुरू किया। उन्हें पता था कि इस देश में एग्रीकल्चर सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब खाने कोई नहीं होगा तो कोई क्या करेगा? तो खाने के लिए अनाज पैदा करना है। उन्होंने इस देश के अंदर तमाम सारे डैम बनाए, जिन्हें बांध कहते हैं, बड़े बांध बनाए। भाखड़ा डैम बनाने गए, मैं वहां गया स्टडी विजिट के लिए, तो देखा कि किन परिस्थितियों में बनाया गया। कैसे अमेरिका का दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध था, उसको बनाने वाले स्टेट को लेकर के आए और लेकर के आए, बनाया। उन्होंने कहा कि बनाइए। उन्होंने कहा पैसे बनाएंगे, आप तो पैसा भी नहीं देने की स्थिति में। नेहरू ने कहा सबसे पहला, मैं प्रधान सेवक नहीं कहते तो प्रथम सेवक कहते हैं, कहा मैं प्रथम सेवक हूं, अपनी सैलरी इसके लिए समर्पित करता हूं, ₹1 सैलरी सिंबॉलिक लूंगा, बाकी 999 रुपया आपकी सैलरी के लिए। और इस तरह से उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने ऐसे किया, और सीओ की सैलरी अपने पास से तमाम उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दी, जब तक 1964 तक वो जीवित रहे। उसके बाद में आप क्या करें कि जिस तरीके से उन्होंने वहां जमीन राजा बिलासपुर के पास गए और कहा देश बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, आप क्या करेंगे? उनका पंडित जी आप बताइए। उन्होंने कहा हमें तो ये बनाना है, हमें जमीन चाहिए, और इस जमीन के साथ जब हम बांध बनाएंगे तो ये पूरा शहर डूब जाएगा बिलासपुर। उनका कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो ऐसे 10 बिलासपुर कुर्बान, और उन्होंने छोड़ दिया, बिलासपुर डूब गया। लेकिन बांध बना जिसने हजारों ही नहीं, लाखों ही नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों का पेट भरा, उनको बिजली दी, उनको न जाने क्या क्या दिया, और किसानों को समृद्ध करने के लिए जब उन्होंने वही बंगल में एनएफएल स्थापित किया, नेशनल फर्टिलाइजर्स, उस फर्टिलाइजर्स के जरिए हमें सबको उत्पादन। नेहरू ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम और चीजें आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने देश के हर कोने में बांध बनाए, कोई एक नदी में नहीं, जाने कितनी नदियों में इस तरह के बांध बनाए, जिसके बूते तमाम कृषि उपज बढ़ी, खाने को हुआ। फिर उन्होंने दुग्ध क्रांति की दिशा में कदम उठाया। कुपोषण का शिकार था देश, और उनको कैसे दूध मिले, चीजें मिले, उसके लिए दुग्ध क्रांति पर काम किया, हरित क्रांति पर काम किया, जिससे हमारी एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप होकर तैयार हो। लेकिन इससे अकेले तो नहीं हो सकता कि खा के रह जाए, तो सब रोजगार भी चाहिए, काम भी चाहिए। तो उन्होंने सरकारी सेक्टर में तमाम इंडस्ट्री स्थापित करने का काम किया, हैवी इंडस्ट्रीज। तमाम लोगों ने उस समय विरोध किया। पंडित नेहरू इन्हें कहते थे नवीन मंदिर, न्यू टेंपल्स। उन नवीन मंदिरों के जरिए किस तरीके से किया, और इस देश के कई करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया। इसके बाद उन्होंने तमाम सारी और चीजें थी जो खड़ी थी, उन सबको स्थापित किया, बना के दो तैयार किया। जब नेहरू इस दुनिया से गए तो इस देश के अंदर प्लेन भी बनते थे,
टेलीफोन भी बनते थे, और बसें भी बनती थी, ट्रक भी बनता था, ट्रैक्टर भी बनती थी, गाड़ी भी बनती थी, सब कुछ बनता था। और लोगों की क्षमताएं हो गई थी, कारें बनती थी, क्षमताएं हो गई थी कि वो स्कूटर भी ले सके, वो साइकिल भी ले सके, वो और चीजें ले सके। नहीं तो साइकिलें भी इंग्लैंड से आती थी। अब सोचिए क्या स्थिति। वो नेहरू थे, वो नेहरू थे जिन्होंने इतना कुछ किया, लोकतंत्र को मजबूत। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र पे इतना अटूट विश्वास था कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहते थे, उन्होंने संसद में कहा कि जब हम लोग नए थे, बोलने जाते थे, बोलने का मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि नए थे, सबसे पीछे बैठते थे। उस स्थिति में नेहरू मौका शोर मचा के कैसे मिलता था, तो मिले तो नेहरू के लिए हम लोग गुल जरूर कुछ भी बोलते थे। और जब बोलने के बाद में कैंटीन में जब हम सब लोग एक साथ ही तब नाश्ता करते थे, खाते थे, जो भी करते थे, तो वहां पर मिलते तो नेहरू पीठ थपथपाते, कहते बहुत अच्छा, इसी तरीके से हमला करना चाहिए, बोलना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। आज होता तो कहते हैं हम सदस्यता रद्द करवा दें। यह स्थिति। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शब्द लिखे मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा जब नेहरू का निधन हुआ, वो इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि उनके लिए जितना झूठ उन्हीं के पार्टी के लोग फैलाते हैं उसलिए जरूरी। उन्होंने लिखा, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई, सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी, लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात। उन्होंने एक जगह और लिखा, उसी में ही बोला जो अपने भाषण में, वो कहा, हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई, भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। आज सोचिए वही स्थिति है। उन्होंने लिखा कि मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया, शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया, दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया, यवन का पाप हो गया, विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा गया कि वो असंभवों के समन्वय थे, पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की झलक मिलती। यानी राम की तरह से तुलना कर दी खुद अटल बिहारी वाजपेयी। महर्षि वाल्मीकि रामायण के आधार पर आप ये सोचिए, उन्होंने जिस तरीके से चीजें लिखी अपने आप में है कि जो दृढ़ता थी और सारी चीजें थी वो समझने वाला है। उन्होंने एक और चीज लिखी, वो हम आपको और बताना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक महान परीक्षा का काल है और ऐसे में महोदय जिस स्वतंत्रता के वे सेनानी और संरक्षक थे, जिस स्वतंत्रता के वो सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है क्योंकि नेहरू नहीं है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वो उन्याय थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना होगा क्योंकि आज एक सूरज डूब गया है। आप ये सोचिए, आज जिस देश के अंदर एक रोटी भी एक टाइम की खाना मुनासिब नहीं था, आज आप तमाम सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स के साथ में तमाम चर्चाएं करते हैं, तमाम सारी चीजें आपको मिलती हैं, और उसके बाद में कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, नेहरू ऐसे थे, नेहरू ऐसे थे, नेहरू ऐसे थे कि दुनिया में जब भारत एक भुखमरा सा गरीब देश था जिसकी कोई वजूद नहीं था, जो उपभोक्ता भी नहीं था कि आज की तरीके से पूरी दुनिया को लेकर इतनी आबादी इतना सब कुछ उपभोक्ता है, वो भी नहीं था। उस स्थिति में नेहरू ने इस देश को विश्व गुरु बनाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए किस तरीके से नेहरू ने इस देश को जोड़ा था और इस देश को सम्मान दिया, और दुनिया के 125 देश, 125 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नेहरू के पीछे लाइन लगा के खड़े होते थे, वो नेहरू थे। और उन नेहरू की बनाई तमाम संपत्तियां बेचकर लोग खुद को विश्वगुरु कहते हैं। 8 राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं जो इकट्ठे कर पाते हैं, वो कहते हैं कि हम G20 के नायक हैं, जो कि हर साल बदलता है। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन नेहरू का कभी नहीं। और नेहरू तो इतने बड़े थे कि उन्होंने जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, अपने देश की में जो उनकी अपनी सारी संपत्तियां थी, अपने पूर्वजों की संपत्तियां थी, वो इस देश को दान दे दी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने लुटियंस जोन बनाने के लिए दिल्ली की अपनी सारी संपत्तियां दान दे दी। तो आप सोचिए, वो दान करने वाले, जो सब कुछ दे देने वाले, अपने लिए कुछ न रखने वाले, वो नेहरू थे। वो नेहरू थे, चाहते इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री को घोषित किया, और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा मैं तब प्रधानमंत्री पद की शपथ लूंगा जब श्रीमती गांधी मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य बनी और श्रीमती इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री बनी। और तब इन्हीं भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था, उनका उपहास उड़ाया था। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कब बनी, जब चुनाव हुआ पहली बार, और आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ और सांसदों ने वोट डाला, 162 वोट से श्रीमती इंदिरा गांधी जीती और तब प्रधानमंत्री। यह अब हम कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में हमने गोवा को छीन के भारत में मिला लिया, 70 साल में हमने पौंचेरी को छीन के भारत में मिला लिया, 70 साल में हमने सिक्किम को चीन से छीन के भारत में मिला लिया, 70 साल में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब आप बताइए, हमने एक अलग देश बना दिया, हमने दुनिया का भूगोल बदला। आपने क्या किया? आपने तो एक छोटी से फ्रॉड करके जब आते हैं और सत्ता बनाते हैं और कहते हैं हम विश्वगुरु, तो विश्वगुरु कौन है ये जनता ही देखेगी। आप उन्हें बदनाम करते हैं, वो अपनी भांजी को गले लगाते हैं, आप उनकी फोटो लगा के कहते हैं कि सब वो चरित्रहीन थे। आप उनकी बहन के साथ की फोटो को दिखा के कहते हैं आप वो चरित्रहीन थे। आप उनके मित्रों के साथ मिलते हुए की फोटो को दिखा के आप कहते हैं चरित्रहीन थे। आप उनके सिगार पिलाते हुए की फोटो दिखा के वो करते हैं। तो साहब सिगार पीने का गुनाह है क्या? आज तो जाने क्या क्या करते हैं। पंडित नेहरू तो नहीं करते, जो करते थे वो सरेआम था, तो उसमें कोई बुराई थी क्या? पंडित नेहरू तो खानदानी थे, उनके खानदान के पास इतना पैसा था कि उनकी 100 साल तक 200 साल तक पीढ़ियां एंजॉय करती, इतना पैसा। उन्होंने सारा पैसा हिंदुस्तान को दान दे दिया, उन्हें जरूरत नहीं थी अंग्रेजी हुकूमत बनी रहने देते, वो राज करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 9 साल उन्होंने जेल में कालकोठरी में काटे। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उनका बेटी और दामाद जेल में गए, हनीमून मनाने नहीं गए। उनके पिता लखनऊ में, जिस लखनऊ में हमारा 4 PM का मुख्यालय है, वहां पर लखनऊ की जेल में उम्र गया तो जेल तोड़ दी गई, वो जेल में बीमार हुए, जेल से अस्पताल आए और उनका निधन हुआ। देश के लिए शहीद हुए। 11 शहादतें दी हैं उस परिवार ने इस देश के लिए, 11 शहादतें। उस परिवार को आप कहते हैं, तब लगता है। तो हमारे चाचा नेहरू ऐसे थे कि उनके बारे में चर्चा करेंगे तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, छोटी छोटी बातें क्या करें। उन्होंने एक चीज कही थी, उससे मैं समाप्त करता हूं। लोगों से पूछा भारत माता क्या है? भारत माता कोई एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, भारत माता एक भौगोलिक सीमा मात्र नहीं है। भारत माता उस किसान में भी है, उस मजदूर में भी है, उस शिक्षक में भी है, उस स्टूडेंट में भी है, उन लड़कियों में भी है, उन लड़कों में भी है, और सब में मिलकर है। नदी, पहाड़, तालाब सब में मिला करके भारत माता है। और उस भारत माता की जय बोलिए। तो भारत माता को समझना पड़ेगा, सिर्फ उस नैरेटिव के आधार पर नहीं खड़ा होना। तो ये स्कूल बने, इंस्टीट्यूशंस बने, ये एम्स बने, ये सब कुछ बने, और ये कोई सरकारी पैसे नहीं, सबसे मदद ले लेकर के बनाए, अपने पैसे लगाए और सब लगा करके ये देश बनाया, जिससे कि आज हम सब, हमारी पीढ़ियां, हमारे पहले की पीढ़ियां पढ़ लिख करके और तमाम सारी देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो यह नेहरू है, तो नेहरू ने यह बनाया।
आप उसका बुनियाद नहीं बना सकते। उनकी बनाई जो तमाम कॉलोनियां तमाम बिल्डिंगें, उनकी आप मरम्मत नहीं करा सकते, उन्होंने तो वो बना के खड़ी की, न्यू भी बनाई और बिल्डिंग भी बनाई। यह आपको जानना होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास 1947 में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। नेहरू ने अपनी कुल संपत्ति में से 98% संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया था। 198 करोड़ रुपए उन्होंने देश के विकास में लगा दिया था। लेकिन 1900 में उन्होंने एक चर्च रोड जो भारद्वाज आश्रम के बिल्कुल पास था उसको खरीदा 19,000 रुपए में मुरादाबाद के कुंवर परमानंद से। मुरादाबाद के कुंवर परमानंद ने ये जो मकान था वो सतैयद अहमद के बेटे से खरीदा था। काफी बड़ा मकान था और लोग कहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से 19,000 रुपए उसकी बड़ी कम कीमत। कारण ये था कि लंबे समय से उस मकान में कोई मरम्मत काम नहीं हुआ था, टूटा फूटा था। वो मकान उन्होंने लिया और उस मकान को बहुत खूबसूरत तरीके से बदला, जिसको आप सब जानते हैं कि आनंद भवन कहा जाता है। वो आनंद भवन था जिसमें न केवल नंदलाल जी के 5 बेटे, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी, इनकी अपनी पत्नी, अपनी बेटियां जवाहरलाल नेहरू रहते थे, बल्कि इसके अलावा कई और ऐसे रिश्तेदार रहते थे जिनके पास खाने पीने का ठिकाना नहीं था। मोतीलाल नेहरू इस बड़े से परिवार को, नेहरू के इस पूरे नेहरू परिवार को साथ लेकर चलते थे। अब तक जो शानदार आनंद भवन उन्होंने बनाया था वो कांग्रेस को दफ्तर के रूप में दान कर दिया और फिर एक दूसरे घर में चले गए। उस भवन को नाम दिया गया स्वराज भवन, जो दान किया था उन्होंने। जिस घर में हो गए वो उसको फिर से आनंद भवन उसका नाम रखा गया। बार-बार गिरफ्तारियां, आप जानते हैं कि उनकी पत्नी भी गिरफ्तार हुई, नेहरू बार-बार गिरफ्तार होते रहते थे, बेटियां भी गिरफ्तार हुई। पूरा परिवार आजादी की लड़ाई में लगा रहा और जो शानदार विलायती सूट पहनते थे, जूते पहनते थे, उसकी जगह पर कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, इस तरह की खादी का धोती कुर्ता, ये सारा कुछ पहनना शुरू किया उन्होंने। एक बड़ा शुरुआत हुई वो हुई कि जब राजीव गांधी की मृत्यु के बाद दरअसल सोनिया गांधी के पास राहुल गांधी की कॉलेज फीस देने के भी पैसे नहीं थे। फाइनेंशियली काफी डिस्प्यूट चल रहा था और राजीव गांधी की मृत्यु हुई कुछ दिन हुए राहुल गांधी की फीस जमा करनी थी। इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से संपर्क किया। तो अमिताभ बच्चन ने जो सोनिया गांधी को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो भी पैसे थे वो ललित सूरी और सतीश शर्मा ने गड़बड़ कर दिया, मैसअप कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। ये कहा सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन ने, जब उन्होंने पूछा कि राजीव गांधी और उनके कुछ मतलब जो भी पैसे का हिसाब कुछ मदद मांगी दरअसल। लेकिन अमिताभ ने कहा कि चलिए मैं फिर कुछ करूंगा। उसके बाद संतोष भाटी कहते हैं कि संतोष भाटी के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने एक चेक भेजा $1,000 का सोनिया गांधी को। $1,000 का चेक भेजा राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी को। उस वक्त में मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, $1,000, 30,000, 40,000 ऐसे कुछ हुआ होगा, डॉलर का रेट जो भी हुआ उस वक्त। इतने पैसे भेजे सोनिया गांधी को, लेकिन सोनिया गांधी ने उसे वापस भेज दिया। और साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी को नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट एंड टेकिंग इट टू बी एन इंसल्ट, शी रिमूव्ड अमिताभ बच्चन फ्रॉम हर लाइफ फॉरएवर। भाटी कहते हैं कि वो इंसिडेंस सोनिया गांधी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने कसम खाई कि इसके बाद अमिताभ बच्चन को हमेशा से अपनी जिंदगी के लिए गांधी परिवार की जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती वो सह नहीं सकती। मिसाल के तौर पर 2014 में आते ही, सरकार में आते ही सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने घेराबंदी शुरू की राहुल गांधी की। और मोदी और शाह को लगता था कि राहुल गांधी के पास अकूत संपत्ति है, स्विट्जरलैंड से लेकर हिंदुस्तान के हर सूबे में। और इसीलिए ये जो पेगासस हथियार है, बेडरूम से लेकर राहुल गांधी के बेडरूम से लेकर बैंक तक सब कुछ स्कैन करता रहा, लेकिन कुछ मिला नहीं। और जब 2-3 साल कुछ नहीं मिला तो फिर 2018 में चुनाव से पहले, 2019 के चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा गया कि जितने भी ITR हैं, जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं और जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती, नामी बेनामी, चल सबकी जांच कराई जाए, सारे बैंक खाते, सब कुछ। और तब 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राहुल गांधी की घेराबंदी की, फाइल खुली, लेकिन मिला कुछ नहीं। उसके बाद 2022 में नेशनल हेराल्ड एक अखबार है, उसका जो केस है वो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया था। और नेशनल हेराल्ड के केस में एक कांग्रेसी अखबार जो घाटे में जा रहा था, उसने कुछ हस्तांतरण पैसे दिए और वहां पर राहुल गांधी की घेरने की कोशिश हुई। 50 घंटे, 50 आवर्स, 5 डेज राहुल गांधी की पूछताछ होती रही ईडी में। संजय मिश्रा जो अलादीन है मोदी जी के, खुद उस जांच को सुपरवाइज कर रहे थे। लेकिन पहली बार संजय मिश्रा, जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर फेल हो गए, कुछ नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला। 2023 में आपको पता ही क्या हुआ, जब अडानी की फाइलें खोली राहुल गांधी ने, जब अडानी और मोदी को लिंक कर दिया पहली बार भ्रष्टाचार, उसके बाद फिर मानहानि का मुकदमा हुआ। और वो मुकदमा जिसमें सजा हुई, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उस मामले से भी अब किसी तरह से बाहर निकल आए। यानी कोशिशें ए से लेकर Z तक हुई, अब तक कुछ नहीं पाया। सोच रहे होंगे 2019 का जो एफिडेविट है उनका, यहाँ पर एक चीज लिखा पड़ी में, राहुल गांधी का जो बैंक के खाते हैं, 2 बैंक में खाते हैं, स्टेट बैंक में दिल्ली और HDFC खान मार्केट नई दिल्ली। और इन खातों में 4 खाते हैं, 2 SBI के, 2 HDFC के। इसमें 17 लाख, आप कह सकते हैं 18 लाख रुपया उनका जमा है। ये मैं एफिडेविट के हिसाब से बता रहा हूं, जो उन्होंने चुनाव के समय फाइल किया था 2019 में। म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कहा इकोनॉमी की बैकग्राउंड राहुल गांधी की रही है, शेयर मार्केट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ज्यादातर उन्होंने जो अपना पैसा है, जो उनको MP के तौर पर मिल रहा है, ज्यादातर पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जो उनकी बाहर की जो सेविंग्स रही हैं म्यूचुअल फंड में लगाया। म्यूचुअल फंड के पास आदित्य बिरला है, DSP स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन है, IDFC, मोतीलाल ओसवाल, कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें उन्होंने मैक्सिमम पैसा अपना लगाया। आप कह सकते हैं 5 करोड़ 19 लाख, 5 करोड़ के आसपास कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। PPF में PPF अकाउंट है, वहां भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, करीबन आप कह सकते हैं 40 लाख रुपए। अब राहुल गांधी के पास अपने नाम से कोई रिहायशी बंगला नहीं, कोई घर मकान नहीं है दिल्ली में, और इसीलिए जब उनका बंगला छीन लिया गया सदस्यता रद्द करने के बाद, तो वो संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के MP हैं, उनके घर में किराएदार के तौर पर जा रहे थे, शिवराज इसी बीच उनकी सदस्यता भाग गई। तो उनके पास कोई बंगलो नहीं है, घर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड है, और ये सुल्तानपुर महरोली दिल्ली के पास है। और जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से ये तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख रुपए का, और उसमें प्रियंका का भी शेयर है, हिस्सेदारी उनकी बहन की। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये उनको ऐसा बताया जाता है इंदिरा गांधी से मिला था, इंदिरा गांधी जी के पास था। कमर्शियल लैंड, जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा बिजनेस को समझते हैं, बैकग्राउंड रही होगी विदेश में पढ़ाई में। तकरीबन 2 दुकानें हैं शायद, नॉट वेरी श्योर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि गुड़गांव में सिरोखेड़ा विलेज है, यहाँ पर उन्होंने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 2 शॉप्स ली हैं, और इसकी कीमत है वो 7 करोड़ 93 लाख। यानी उनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है अपनी जिंदगी भर का, कह सकते हैं कमाई होगी 5 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स हैं, और जो मेजर कमाई वो कमर्शियल लैंड में। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो एसेट्स हैं वो 13-14 करोड़ के हैं। यानी जिस आदमी को आप कह सकते हैं जिसके घर से 3 प्रधानमंत्री रहे, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, इस वक्त जो एफिडेविट पर हैसियत है 13-14 करोड़ रुपए की है। और शायद यही पर शक हुआ मोदी और शाह को, 13-14 करोड़ कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए इनकम टैक्स के एक पूरा महकमा जो असेसमेंट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, एक फाइल खंगाली गई और 31/12/2018 चुनाव से पहले पिछली बार एक रीअसेसमेंट ऑर्डर दिया इनकम टैक्स ने। फिर से आपकी जांच होगी, आपके पैसे की कहां का पैसा है, और वो सारे दस्तावेज दिए, लेकिन कुछ उसमें भी हासिल हुआ। दिखा रहा हूं कि ये घर, ये आप देखिए, ये घर है, ये बच्चे हैं, ये अनाथ है। अभी जब वहां पर जब प्रलय आई थी, उस प्रलय में घर पूरे तबाह हो गए थे, मर गए थे, इस परिवार के सारे लोग मर गए। राहुल गांधी ने 100 से अधिक घर ऐसे अपने पैसे से बनवाए, और इन पैसों से बने इन घरों में ये जो बच्चे रह रहे हैं, आज इनका ये सहारा बने। सोचिए आप, नरेंद्र मोदी ने एक घर किसी का अपने पैसे से बनवा के दिया हो, अपनी पार्टी के पैसे से दिया हो, या किसी तरह दिया हो, किसी का चला रहे। राहुल गांधी इस समय करीब 500 बच्चे हैं जिनके पढ़ने लिखने, खाने पीने, कपड़े, सबका ख्याल रखते हैं अपने मुंह। तो इससे आप जान लीजिए, यह वह परिवार
निर्भया गैंग रेप को शायद ही कोई भूल पाएगा। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, लेकिन निर्भया के परिवार की जिंदगी में एक ऐसी खुशी आई है जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। जी हां, निर्भया का भाई पायलट बन गया है और अब वो आसमान की उड़ान भरेगा। लेकिन परिवार की इस खुशी के पीछे निर्भया की मां ने राहुल गांधी का हाथ बताया है। निर्भया की मां की माने तो परिवार के इस सपने को पूरा करने में जिस तरह से राहुल ने उनकी मदद की है उसे बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस हादसे से उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन राहुल उनकी जिंदगी में एक उम्मीद बनकर आए। उन्होंने न सिर्फ निर्भया के भाई की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, बल्कि मुश्किल वक्त में हमेशा फोन करके उनका हौसला भी बढ़ाया। तो प्रोफेशनल फ्लाइंग का कोर्स पूरा करने के बाद अब निर्भया का भाई आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है।